प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए अनोखा उपहार कहानी की 8वीं कड़ी लेकर आए हैं। आज की कहानी है अनाथ आश्रम। बच्चों, कहानी के पिछले कड़ी में आपने सुना था कि बकुल ने कई जगह लोगों से नौकरी मांगने की कोशिश की, पर हर जगह से धुतकार दिया गया। उसे अब घबराहट होने लगी थी कि यदि वह इसी तरह सड़कों में भटकता रहा तो अवश्य काने शिकारी की नज़रों में पड़ जाएगा। उसने गलती की जो सुनार को कमंडल दिखा दिया। कहीं वह भी कमंडल चुराने की कोशिश न करे। उसे किसी सुरक्षित जगह की तलाश थी जहां वह कुछ दिन छिप कर रह सके। अब आगे। बच्चों, अचानक बकुल की नज़र एक बड़े भवन पर गई। उसके चारों ओर लंबा अहाता था जहां तरह तरह के पेड़ पौधे लगे थे। बाहर गेट पर एक चौकीदार बैठा था और ऊपर बोर्ड पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा था अनाथ आश्रम। बकुल गेट पर खड़ा होकर अंदर देखने लगा। कंपाउंड में कई छोटे बड़े बच्चे घूम रहे थे। बकुल के होठों पर मुस्कान आ गई। बकुल ने चौकीदार से कहा, भैया, मेरे माता पिता मर चुके हैं, मैं अनाथ हूँ, क्या मुझे इस आश्रम में जगह मिल सकती है? हाँ, चौकीदार बोला, 18 साल से नीचे का हर बच्चा यहाँ रह सकता है। तुम अंदर जाकर मैनेजर से बात कर लो। क्या मुझे अपना थैला अपने पास रखने की इजाज़त मिलेगी? कपड़ों के अलावा हर चीज़ तुम्हें मैनेजर के पास जमा करनी पड़ेगी। जब तुम आश्रम से जाओगे तब तुम्हें वह वापस मिल जाएगी। बकुल अब सोच में पड़ गया। कमंडल को तो वह जमा कर देगा, पर भोजपत्र को कहाँ रखेगा? अगर किसी की नज़र इस पर पड़ गई तो वह जरूर इसे चुरा लेगा। बकुल सोचता हुआ आगे बढ़ गया और मैनेजर के दफ्तर में घुस गया। उसे देखते ही कुर्सी पर बैठा मैनेजर बोला, क्या बात है, तुम आश्रम के लड़के तो नहीं हो? हाँ, मैं गांव से आया हूँ। मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई है। अब मुझे अपने आश्रम में रख ले। ठीक है, मैनेजर ने चश्मे से बकुल को घूरा। पर एक बात सुन लो, यहाँ रहना है तो आश्रम के नियमों का पालन करना होगा। नियम का उल्लंघन करने वाले को सख्त सजा मिलती है। जी, मुझे मंजूर है, बकुल बोला। ठीक है, तुम अपना थैला यहाँ रख दो। क्या है इसमें? बस एक पीतल का कमंडल और एक कागज है। मैनेजर ने सरसरी निगाह से कमंडल को देखा और थैला अलमारी में रख दिया। बकुल समझ गया कि मैनेजर को पता नहीं चल पाया कि कमंडल सोने का है। मैनेजर ने चपरासी धन सिंह को बुलाकर बकुल को कमरे में ले जाने के लिए कहा। धन सिंह बकुल को कुछ दूर बने एक बड़े हॉल में ले गया। वहां थोड़ी थोड़ी दूर पर चारपाइयां लगी हुई थीं। कुछ बच्चे लेटे थे, कुछ बैठे बातें कर रहे थे। एक खाली चारपाई पर बकुल का बिस्तर रखकर चपरासी धन सिंह बोला, यह है तुम्हारी चारपाई। धन सिंह के जाते ही आसपास के सभी लड़के आकर बकुल के चारों ओर जमा हो गए। लड़कों में से एक उसी का समवयस्क लड़का बोला, कौन हो तुम? कहाँ से आ रहे हो? मेरा नाम बकुल है। माता पिता मर गए हैं। चाचा चाची बहुत मारते हैं, इसलिए शहर चला आया। यहाँ कौन तुम्हें लाड़ प्यार मिलेगा? खैर, मेरा नाम असलम है, मुझे अपना दोस्त समझो। बकुल ध्यान से सामने दीवार पर टंगे चार्ट को देख रहा था जिसमें आश्रम की दिनचर्या के बारे में लिखा था। उसे चार्ट को देखते पाकर असलम ने कहा, उस चार्ट को देखने का कोई फायदा नहीं। यहाँ का समय तो गुलाटी जी के मन के अनुसार चलता है। कौन है गुलाटी जी? जरा धीरज रखो, जल्दी ही उनसे भी परिचय हो जाएगा। तभी टन टन की घंटी बजी तो बकुल प्रश्नवाचक दृष्टि से असलम को देखने लगा। असलम बोला, यह खाने की घंटी है, चलो हॉल में। खाने में सूखी रोटियां, पतली पानीदार दाल और मोटे चावलों का भात था। बकुल बड़ी मुश्किल से निवाला गले के नीचे उतार रहा था। रोटियां भी
किरकिरी लग रही थी। उसे देख असलम बोला, नहीं खाया जा रहा है क्या? नहीं, खा रहा हूँ, बकुल ने झेप कर कहा। यहाँ तो ऐसा ही खाना मिलता है, असलम ने बताया। कहने को रोज सेठ दीनानाथ की डेयरी से एक ड्रम दूध आता है। सब्जी मंडी से एक सेठ कई टोकरे सब्जियां भिजवाता है। रोज फल भी आते हैं। शहर के कई दानी सज्जन आश्रम में हम अनाथ बच्चों के लिए दान सामग्री भेजते हैं, पर हमने कभी दूध, दही या फलों के दर्शन नहीं किए। सब्जी कभी दूसरे तीसरे दिन ही बनती है, पर सारा सामान जाता कहाँ है? बकुल ने हैरानी से पूछा। मैनेजर और गुलाटी की जेब में, असलम ने कहा। खाना खाने के पश्चात लड़के कुछ देर आराम करने के लिए लेट गए। बकुल सोच में डूबा था। शाम 4 बजे की घंटी बजते ही लड़के बाहर जाने लगे। चार्ट देखकर वह असलम से बोला, अब शायद 2 घंटे हम लोग खेलेंगे। खेलेंगे नहीं, गुलाटी जी और मैनेजर की फैक्ट्री से अक्सर यहाँ हम लोगों के लिए काम आ जाता है, या फिर आश्रम के बगीचे आदि की सफाई करते हैं। खेल तो एक सपना है। पिछले साल एक सेठ जी यहाँ आए थे। वे खेलों के लिए 10,000 रुपए का अनुदान दे गए थे, पर गुलाटी जी ने झूठे बिल बनवाकर पैसे अपनी तिजोरी में भर लिए और खेलों का कोई सामान नहीं खरीदा। असलम की बातें सुनकर बकुल बड़ा हैरान हो रहा था। अनाथ बच्चों का हक छीनने जैसा नीच काम भी कोई कर सकता है, उसे विश्वास नहीं हो रहा था। सचमुच पैसा इंसान को कितना नीचे गिरा देता है। यदि ऐसे धन लोलुप लोग जान जाएं कि उसके पास सोना बनाने की विधि है, तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, उसकी हत्या तक कर सकते हैं। लड़के खुरपी उठाकर घास खोद रहे थे। उसने भी एक खुरपी उठा ली। मन ही मन सोच रहा था कि जब उस काने शिकारी ने साधु बाबा को मृत पाया होगा, तो जरूर उसकी खोज में निकल पड़ा होगा। शायद उसे पता भी चल गया होगा कि वह गांव से भाग गया है। अब वह सभी जगह पागलों की तरह उसे खोज रहा होगा। शायद कभी यहाँ तक भी पहुँच जाए। चाचा चाची अवश्य उसके भाग जाने से खुश होंगे। पहले ही वे उसे जान का बवाल समझते थे। चटाक छड़ी हाथ में पड़ी तो बकुल दर्द से बिलबिला उठा और उसने आंख उठाकर देखा। एक रूखे से चेहरे वाला आदमी गुर्राया, मक्कार, कामचोर, घंटे भर से देख रहा हूँ, खुरपी हाथ में लिए आराम से बैठा है। यहाँ के और लड़कों को भी बिगाड़ देगा। चल जल्दी जल्दी हाथ चला। असलम ने उसे आंख से काम शुरू करने का इशारा किया तो वह हाथ का दर्द भूलकर घास खोदने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। यह तो आसमान से गिरे खजूर में अटके वाली बात हो गई थी। क्या फर्क है इन आश्रम वालों और चाचा चाची में? बाद में असलम ने उसके पास आकर कहा, यह थे गुलाटी जी। यह बस छड़ी की भाषा ही समझाते हैं। इनके सामने संभल कर रहना। असलम, मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ। क्या आश्रम में पढ़ाई भी होती है? सरकार की ओर से तो सुविधाएं हैं, पर गुलाटी जी और मैनेजर साहब ने इसमें भी घोटाला किया हुआ है। पढ़ाने वाले मास्टर भी नहीं हैं। किताब कापियों के फंड के पैसे भी उनकी जेब में जाते हैं। तुम्हें यह सब बातें कैसे पता हैं? बकुल ने हैरानी से पूछा। अपना होश मैंने इसी आश्रम में संभाला था। इतने सालों से देख रहा हूँ, मुझे यहाँ की राई राई बात का पता है। फिर तुम इन सब अनियमितताओं के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते? किसके सामने उठाएं? आवाज उठाने का मतलब है बेमौत मरना। गुलाटी जी को तुम अभी अच्छी तरह जानते नहीं हो, राक्षस है। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि कब मैं 18 साल का हूँ और कब इस घुटन भरी कैद से निकलूं। असलम की बातें सुनकर बकुल का मन भी भारी हो गया। उसे लगा वह तो स्वयं को ही अनाथ मानकर दुखी होता रहता था, पर उसने कम से कम 12 वर्ष तो माता पिता का प्यार पाया, जबकि असलम जैसे लड़कों ने
आंख ही इस आश्रम में खोली है। बकुल को आश्रम में आए 10 दिन हो गए थे। अब वह काफी हद तक यहाँ के लोगों को समझ गया था। असलम के अलावा सुधीर, विनय, शंकर आदि लड़के भी उसके दोस्त बन गए थे। आश्रम की दिनचर्या बेहद थकाने वाली और उकताने वाली थी। लड़कों को अक्सर मैनेजर और गुलाटी जी अपनी फैक्ट्री में काम में व्यस्त रखते। कभी गुलाटी जी के पैर दबाने पड़ते तो कभी बिजली न होने पर उन्हें पंखा झलना पड़ता। खाना बहुत ही बेस्वाद और घटिया था। हर लड़के के पास सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े थे, वो मोटे खद्दर के बने थे। असलम ने उसे बताया था कि अनाथ बच्चों के लिए हर साल सरकारी मिल से कई थान कपड़ा यहाँ आता है, पर तुरंत ही पिछले दरवाजे से मैनेजर और गुलाटी जी के घर चला जाता है। बकुल का मन नफरत और क्रोध से भर उठा। गुलाटी जी की छड़ी अबोध बच्चों पर प्रायः बरस पड़ती। बच्चों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। कहानी की अगली कड़ी है मंत्री। तो बच्चों, फिर मिलते हैं कहानी की अगली कड़ी में। बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। धन्यवाद।